नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर राहुल गांधी का पलटवार। सच का सामना करने से घबराते हैं भागवत। राहुल गांधी ने ये बात कही है कि सच का सामना करने यहाँ पर सामना करने से घबराते हैं मोहन भागवत। और मोहन भागवत ने सीएए समेत कई मुद्दों पर बयान दिया। सीएए के खिलाफ गलत वातावरण बनाया गया, जिसमें मोहन भागवत ने कहा। आज सुबह अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने ये बातें कही कि सीएए के खिलाफ गलत वातावरण बनाया गया और सीएए के खिलाफ राजनीति की गई। भारत में कोरोना महामारी से नुकसान कम हुआ है। कोरोना पर सारा समाज एक होकर सक्रिय हुआ है। राम जन्मभूमि पर निर्णय देकर सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास बनाया है और देशवासियों ने उस निर्णय को स्वीकार भी किया है शांति के साथ। तो ये सभी बातें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने तब कही जब विजयदशमी के मौके पर वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर राहुल गांधी का पलटवार। राहुल गांधी ने बयान दिया है कि सच का सामना करने से घबराते हैं भागवत और इसीलिए उन्होंने ये सारी बातें कही हैं, ये सारे बयान दिए हैं। तो मोहन भागवत ने सीएए समेत कई मुद्दों पर आज बयान दिया, जिसके बाद अब राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए ये बात कही। तो बीजेपी प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। जी धन्यवाद। नवीन जी, आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सुबह बहुत सारी बातें कही हैं, जिसमें से एक सीएए भी है, कोरोना भी है, कई तरह की, और साथ ही राम मंदिर के लिए भी उन्होंने कई बातें कही। अब इसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए ये बात कही है कि सच का सामना करने से घबराते हैं भागवत और इसीलिए उन्होंने ये सारी बातें कह दी है। देखिए, राहुल गांधी जी के साथ दिक्कत यह है कि सत्ता से ज्यादा दिन वो दूर नहीं रह सकते हैं और सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने हमेशा जाति, धर्म, पंथ, मजहब और तुष्टीकरण की राजनीति को अपनाया है। और कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो भारत की सनातन संस्कृति और सनातन धर्म की संवाहक है, उसके खिलाफ बोलना कांग्रेस में एक फैशन बन गया है। और कांग्रेस को ये लगता है कि अगर हम आरएसएस के खिलाफ बोलेंगे तो हमारी वोट बैंक की राजनीति मजबूत होगी। लेकिन ये कांग्रेस की गलतफहमी है। कांग्रेस ने की इस प्रकार की राजनीति को देश की जनता ने 2014 और 19 में खारिज कर दिया है। और परम पूज्य भागवत जी ने सीएए पर या अन्य जिन भी विषयों पे कहा है, उसको देश की सबसे बड़ी अदालत संसद है। संसद ने जिस चीज को पास कर दिया है, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पास कर दिया है, उस पर अगर भागवत जी कुछ कह रहे हैं उसके समर्थन में, तो राहुल गांधी जी के बयान को बचकाना ही माना जाएगा। और राहुल गांधी के बयान को मुझको नहीं लगता है कि देश की जनता कोई बहुत गंभीरता से लेती है। कभी वो आलू से सोना बनाने लगते हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि चीन की सेना 1200 किलोमीटर भारत की सीमा में घुस आई है, यानी लद्दाख से घुस के जयपुर तक आ गई है जहां उनकी सरकार है। तो राहुल गांधी की बात को अब देश की जनता गंभीरता से नहीं लगती है। उनके पार्टी में लोग नहीं लेते हैं, तो देश की जनता की तो बात ही पूछती है। नहीं, यहाँ पर नवीन जी, पार्टी के लोग तो देते हैं और शायद इसी वजह से उन्हें सपोर्ट भी करते हैं, चाहे वो कुछ भी बयान दे। और उन्होंने ट्वीट करते हुए ये बात भी कही है कि चाइना में जो हुआ वो हम सब ने देखा है। चाइना ने हमारी भारत की जमीन ले ली है और आरएसएस ने ये अलाउ किया है। यानी कि जो भी बातें आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कही हैं, वो सारी सिर्फ जनता को बहकाने के लिए है। असल में हकीकत क्या है वो जानते हैं। यानी कि कोरोना पर जिस तरीके से देश की संख्या दुनिया में दूसरे नंबर पर रही संक्रमित होने पर, तो ये पूरी जनता जानती है, पूरा देश जानता है। उन्होंने ये बातें कही है। देखिए, कोरोना से संक्रमण की लड़ाई में भारत 2 पैमाने अगर आप देखिए, प्रति मिलियन जो रोग से संक्रमित होने वालों की संख्या है, या प्रति मिलियन यानी 10 लाख पर होने वाली मौत की दर जो है, भारत उन चुनिंदा देशों में है जहां यह रेट जो है सबसे कम है। अब राहुल गांधी जी को कौन बताता है, किसकी बात सुनते हैं? 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि 1200 किलोमीटर सेना घुस आई है। और जिस चीन के अतिक्रमण की वो बात कर रहे हैं, 2013 में इनके प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उस समय के सुरक्षा सलाहकार थे नारायणन, वो चीन के अतिक्रमण पर बार बार ये बयान दिए कि इसको मीडिया को नहीं चलाना चाहिए, इसको चीन नाराज हो जाएगा। नवीन जी, जान लेते हैं, प्रमोद तिवारी जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, कांग्रेस नेता, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। धन्यवाद जी। प्रमोद जी, अभी नवीन जी से मैंने इस बारे में बात करी क्योंकि आज
मोहन भागवत ने सुबह आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जिन्होंने विजयदशमी के मौके पर यह बातें कही हैं सीएए के लिए कि माहौल बिगाड़ा गया, और जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर जब फैसला हुआ तो एक ऐतिहासिक फैसला वो रहा और जनता ने इसे स्वीकार भी किया। इन सब बातों पर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि सच क्या है ये बात जानते हैं मोहन भागवत, और ये बातें जो उन्होंने आज कही हैं वो झूठ है। लेकिन इस बात पर अब नवीन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका कहना है कि वो इस तरह के बयान उल्टे सीधे देते रहते हैं और ये हकीकत है जो बात आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कही है, यानी कि राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं, यानी कि जो ट्वीट करके उन्होंने बात कही है वो गलत है। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। प्रमोद जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। तो नवीन जी, तिवारी जी ने तो जवाब देना ही जरूरी नहीं समझा इस पूरे मामले पर। अब आप इसी से अंदाज कर लीजिए कि राहुल गांधी जी के बयान को कांग्रेस के बड़े बड़े नेता किस गंभीरता से लेते हैं। मैं जो चर्चा कर रहा था 2013 के सारे अखबारों की कटिंग उपलब्ध है, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सुरक्षा सलाहकार एम के नारायणन कह रहे हैं कि मीडिया को चीन के अतिक्रमण की चर्चा नहीं करनी चाहिए, इससे हमारे चीन के संबंध खराब होंगे। आज चीन से भारत डट के मुकाबला कर रहा है, हम बराबरी से मुकाबला कर रहे हैं। गलवान घाटी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हमारे जवान शहीद हुए, उनके भी एक बड़ी संख्या में जवान शहीद हुए, हम पूरी तैयारी से हैं। लेकिन राहुल गांधी ये नहीं बताते हैं कि उनकी पार्टी की जब 55 साल सरकारें रही तो चीन ने भारत में कितना अतिक्रमण किया, डोकलाम में क्या हुआ उस पर वो नहीं कहते हैं। भारत की सेना जब सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो उसका वो सबूत मांगते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं उसको सच मान लिया जाए। दरअसल मुख्य बात जो मैंने पहले कही कि आरएसएस प्रमुख की बात पर उनकी टिप्पणी करना, उनको ये लगता है कि इससे देश में जो उनकी अब तक की तुष्टीकरण की राजनीति चलती रही है या करते रहे हैं उससे उनको फायदा मिलेगा। लेकिन अब देश की जनता सबका साथ सबका विकास पर काम कर रही है, समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लक्ष्य को लेकर काम करने वाली भाजपा की सरकारों के समर्थन में खड़ी है। अपना और अपनों के विकास वालों को देश की जनता ने त्याग दिया है और राहुल गांधी उसी के प्रतीक है। लेकिन नवीन जी, आपसे एक सवाल यहाँ ये पूछना चाहूंगे, जिस तरीके से सीए को लेकर इतना बवाल हुआ था, इतना विरोध हुआ था, तो कहीं ना कहीं सरकार भी ये समझाने में फेल रही है जनता को कि आखिर सीए का क्या फायदा है। नहीं, देखिए, सीए पर बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, संसद से लगाए सर्वोच्च न्यायालय तक चर्चा हो चुकी है और देश की जनता भी समझ रही है। लेकिन कुछ चंद लोग जो ऐसे एनजीओ हैं, ऐसे संगठन हैं जो भारत विरोधी ताकतों से मदद पाते रहे हैं, देश के अंदर ऐसी काम करते हैं जिससे कि देश का विकास अवरुद्ध हो, देश के सांप्रदायिक माहौल खराब हो, सद्भावना खराब हो, उन लोगों ने, और लखनऊ जहां मैं बैठा हूं, लखनऊ में सीए के खिलाफ प्रदर्शन जो हिंसाजनक हुआ, जिसमें मीडिया की गाड़ियां जलाई गई, मीडिया के लोगों को पथराव की, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, उसमें कांग्रेस की प्रवक्ता थी सदर जाफर, उसमें एसआर दारापुरी से एक संगठन चलाते हैं, समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता है अब्दुल हफीज गांधी, उन्होंने इस सारी चीजों को मैनेज किया था। ये वो सारे हताश और निराश राजनीतिक दल हैं जिनके पास अब मोदी जी और योगी जी की सरकार ने जो काम किया, इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है, तो वो देश में घटनाओं को अतरंगी तरीके से प्रस्तुत करना। जी, बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। मेरे सामने तथा ऑनलाइन पर उपस्थित सभी आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, श्रद्धेय संतवृंद, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, संघ के इतिहास में शायद संघ के प्रारंभ का दिन छोड़ दिया, 1925 की विजयादशमी को छोड़ दिया, तो प्रत्यक्ष इतने कम स्वयंसेवकों की उपस्थिति में पहली बार ये उत्सव हो रहा है। योजना से ऐसा है क्योंकि उत्सव का तो आनंद है, सर्वदूर है, विजयादशमी अपना विजय पर्व है, सारे समाज में आनंद है, लेकिन कोरोना के कारण बंधन भी है। उत्सव का हर्ष मन में रखते समय ही इस पूरे कोरोना की कालावधि में उस बीमारी के कारण अथवा इस विशिष्ट परिस्थिति में अन्य कारणों से भी जो बंधु विदा हो गए दुनिया से, उनके स्मरण का विषाद भी है। और इसलिए एक विचित्र परिस्थिति है
और उसका कारण हम सब जानते हैं, कोरोना की महामारी उसका कारण है। पिछले मार्च महीने के बाद लॉकडाउन शुरू हुआ, उसके बाद बहुत सारे विषय चर्चा में थे दुनिया के, देश के, लेकिन वो सारे दब गए और उनकी चर्चा का स्थान इस महामारी की चर्चा ने ले लिया। अपने देश में भी घटनाक्रम समाज की और माध्यमों की चर्चा की दृष्टि से या हमारे अपने चिंतन के लिए भी कोई कम रोचक नहीं रहा है। विजयादशमी के पहले ही 370 प्रभावहीन हो गया, संसद में उसकी पूरी प्रक्रिया हुई। बाद में विजयादशमी के बाद 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का असंदिग्ध निर्णय राम जन्मभूमि के बारे में आया और एक इतिहास बना। एक मत से निर्णय था, सारे देश ने स्वीकार किया और बहुत सुंदर वातावरण में समझदारी के साथ, संयम के साथ समाज ने उसको स्वीकार किया। हर्षोल्लास का होने के बाद भी संयम के साथ मनाया और बिल्कुल 5 अगस्त में और राम मंदिर निर्माण के आरंभ का जो पूजन हुआ उसमें भी, और हमने उस वातावरण के पवित्रता को, भव्यता को, उल्लास को भी देखा, साथ साथ इस संयम और समझदारी को भी देखा। बाद में फिर नागरिकता अधिनियम संशोधन कानून, वो संसद की पूरी प्रक्रिया के बाद पास हुआ। अपने पड़ोसी देशों में 2-3 देश ऐसे हैं जहां पर सांप्रदायिक कारणों से उस देश के निवासियों को प्रताड़ित किया जाने का इतिहास है और उन लोगों को जाने के लिए दूसरी जगह नहीं, वो भारत में आते हैं। तो वहां से विस्थापित। तो दार्जिलिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा की। सुकना वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की है। शस्त्र पूजा के बाद राजनाथ सिंह का पड़ोसी देशों को संदेश भी दिया और देश की एक एक इंच जमीन की रक्षा करेगी सेना। राजनाथ सिंह ने मंत्रोच्चारण के साथ पूजा की शस्त्रों की, जिसके बाद उन्होंने ये संदेश दिया और कहा कि देश की एक एक इंच जमीन की रक्षा करेगी और सेना। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से लगातार तनाव बना हुआ है भारत और चाइना का, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि शांति के साथ इस तनाव को खत्म किया जा सके। हालांकि इस मौके पर आर्मी चीफ MM नरवणे भी मौजूद रहे। तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के सुकना युद्ध स्मारक में शस्त्र पूजा उन्होंने की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि चीन और भारत के बीच बॉर्डर पर शांति होनी चाहिए और तनाव खत्म होना चाहिए, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हमारी सेना किसी को भी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं करने देगी। बता दें कि विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दार्जिलिंग और सिक्किम के दौरे पर हैं और दार्जिलिंग के सुकमा वॉर मेमोरियल में उन्होंने शस्त्र पूजा की और इस दौरान थल सेना अध्यक्ष MM नरवणे भी मौजूद थे। विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा करने की परंपरा है और इसी को निभाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सुकना वॉर मेमोरियल में शस्त्रों की पूजा की। तो देश में 78,64,000 के पार कोरोना के केस पहुंच गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 50,129 नए केस सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 578 मरीजों की मौत हो गई है और कोरोना से अब तक 1,18,534 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि कोरोना काल में अब तक 1,18,534 लोग ऐसे रहे जो कि कोरोना से हार गए, इस जंग में हार गए और अपनी जिंदगी की जंग हार गए। वहीं देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो 6,68,154 है और अब तक 70,78,123 ऐसे मरीज हैं जो कोरोना को मात देकर पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। तो जहां आंकड़ा 78,64,000 के पार पहुंच चुका है, वहीं 70 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कोरोना को मात देकर पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर है। सीएम योगी ने सुबह कन्या पूजन किया और इसके बाद गोरखनाथ मंदिर में पूजा की। सीएम योगी ने ट्वीट करके लिखा कि त्याग, धैर्य, संयम, शक्ति और सत्य की विजय के प्रतीक पर्व विजयदशमी के पावन अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में परंपरानुसार श्रीनाथ जी का पूजन अर्चन एवं विशेष अनुष्ठान संपन्न हुआ। तो 4 दिनों के दौरे पर गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिस तरीके से त्योहारी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। न्यूज़ वन इंडिया की टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाई दे रही होंगी। एक तस्वीर है जो पहली तस्वीर गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन करते हुए, जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, वो तस्वीर है गोरखनाथ भगवान की आरती करते हुए। तो पूजा पाठ का यह अनुष्ठान पूरा किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जो कि इस वक्त गोरखपुर में पहुंचे हुए हैं, जहां रामनवमी के मौके पर उन्होंने कन्या पूजन किया जिस तरीके की परंपरा है, और वही परंपरा निभाते हुए उन्होंने विजयदशमी के दिन गोरखनाथ भगवान की आरती भी की। तो किस तरीके से बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित हुआ है ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। हालांकि कोविड-19 का भी पूरा ध्यान रखा गया है। सभी के बीच में 2-2 गज की दूरी है, सब मास्क लगाए हुए हैं। तो ये गोरखपुर तिलक उत्सव के कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। सीएम योगी को तिलक लगाएंगे सभी श्रद्धालु। तो गोरखपुर में आज तिलक उत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ को तिलक लगाने के लिए पहुंचे हैं सभी श्रद्धालु। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये श्रद्धालुओं की भीड़ इसलिए है ताकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तिलक लगाया जा सके। तो आज तिलक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है गोरखपुर में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिनों के लिए गोरखपुर गए हुए हैं और 2-3 दिन से लगातार वो बिजी हैं, व्यस्त हैं पूजा पाठ के कार्यक्रमों में, कर्मकांडों में, अनुष्ठानों में। और अब तिलक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची हुई है सीएम योगी आदित्यनाथ को तिलक लगाने के लिए। तो जितने भी श्रद्धालु हैं सभी सीएम योगी आदित्यनाथ को तिलक लगाएंगे। तो श्रद्धालुओं की भीड़, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ इंडिया की टीवी कभी खल रही है। कभी खल रही है। वही जालौन में तेज रफ्तार का कहर देखा गया। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही मासूम बच्चों सहित 20 और लोग भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि सभी श्रद्धालु नवरात्रि के जवारे लेकर डिकौली मंदिर जा रहे थे, तभी अचानक ये हादसा हो गया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। तो हादसे में एक महिला की मौत हो गई है और बच्चों सहित 20 लोग भी घायल हो गए हैं। तो मासूम बच्चों सहित 20 लोग घायल, एक महिला की मौत। तो ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई और हादसे में एक महिला की मौत हो गई है और मासूम बच्चों सहित 20 लोग घायल हो गए हैं। ये सभी श्रद्धालु जवारे लेकर डिकौली मंदिर जा रहे थे, तभी अचानक ये हादसा हो गया और ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये 20-21 पेशेंट हैं, बाकी 4-5 सीरियस हैं, उनको रेफ़र कर दिया गया और एक ब्रॉड डेड आई थी, उसको यहाँ पे मॉर्चरी में रखवा दी।
ये 20-21 पेशेंट हैं, बाकी 4-5 सीरियस हैं, उनको रेफर कर दिया गया है। बदायूं से खबर है जहां तेज रफ्तार कार ने 5 युवकों को कुचल दिया। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कार में बैठे दोनों युवकों की जमकर पिटाई की। जानकारी के मुताबिक बदायूं चंदौसी मार्ग पर कुनार गांव के पास हाईवे पर दौड़ लगा रहे 5 युवकों को तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने टक्कर मार दी, जिसमें 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई और हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है और कार को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो एक तेज रफ्तार कार ने 5 युवकों को कुचला, जिसमें 3 की मौत और 2 लोग घायल। ललितपुर से खबर है जहां के तालबेहट में रेलवे ट्रैक के पास एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। युवक की पहचान खांदी गांव के निवासी महेंद्र यादव के तौर पर हुई है। वहीं घटना की सूचना के बाद जीआरपी और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तो बता दें आपको कि रेलवे ट्रैक के पास एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक की पहचान खांदी गांव के निवासी महेंद्र यादव के तौर पर हुई है। घटना की सूचना के बाद जीआरपी और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पूरे मामले पर अब जांच की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।